एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक सवाल आपसे कहता है कि in the spectrum of hydrogen atom the ratio of wavelengths of the longest wavelength in Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series। तो लाइमन और बार्मर सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो है हमें निकालना है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, रेशियो लाइमन का बार्मर से, लाइमन का लैम्डा, लाइमन का लॉन्गेस्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ बार्मर का लॉन्गेस्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं, देखिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में कुछ चीजें जो हैं आपको हमेशा जरूरत पड़ सकती हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन का जो ये सीरीज है, ये एनर्जी डायग्राम है, ये आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल सकता हूं तो जाते ही जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज इसकी जरूरत आपको पड़ती है। जैसे मेरे साथ पर्सनली क्या होता था, मुझे पीरियोडिक टेबल जो है कभी भी याद नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसे वर्टिकल कॉलम वाइज जो है याद थी, तो मैं सबसे पहले एग्जाम में पीरियोडिक टेबल बना देता था और जो भी सवाल उससे रिलेटेड आते थे और वो मेरे सही हो जाते थे। तो यदि आपको भी ऐसी एंजाइटी होती है, आप भूल जाते हैं एंड टाइम पर कि यार इसका क्या था, तो आप रट कर जाएं एग्जाम से जस्ट पहले और जाते ही एग्जाम में बना दें पीछे। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक सवाल तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, तो सवाल जो है आपका आराम से हो जाएगा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें देखना है, तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी वाला जो फोटोन है, सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन। तो लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन कौन सा होगा, n=2 से n=1, ये वाली जो लाइन है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और इनफाइनाइट से 1 तक आने वाली जो लाइन का वेवलेंथ है वो सबसे छोटा होगा। तो हमें लॉन्गेस्ट चाहिए, तो सबसे कम एनर्जी वाली वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी लेवल जो है सबसे कम एनर्जी वाली जो लाइन है, सबसे कम एनर्जी वाली लाइन जो है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ बार्मर सीरीज की बात करें तो यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा सबसे कम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। तो बस इनका रेशियो निकालना है। तो यदि मैं लाइमन की बात करूं तो 1/λ लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो याद है आपके पास 1 - 1/4 और याद है आपके पास r × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ। तो यहां से आपको मिल जाएगा λ इज इक्वल टू 4/3r। ये 3/4 आएगा, आपके पास ये 3/4, सो 4/3r। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं यहाँ पे लैम्डा ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज। तो ये आपको मिलेगा RZ² 1/4 - 1/9। 1/4 - 1/9 की बात करें तो 9 4 5 36, 5 और 36, 5/36 तो आएगा 36 डिवाइडेड बाय 5r के बराबर। ये आपको मिलेगा लैम्डा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज। इनका रेशियो आपको निकालना है, इनको डिवाइड कर दीजिए आपस में, तो आपको मिल जाएगा 4/3r और यहां मिल जाएगा आपको 5r/36। तो 4 से गया ये आपके पास 9 बार और आपको मिल जाएगा यहां से r गया 5/27 के बराबर। आंसर विल बी 5/27। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में मुझे आपको बताना है। अनअकैडमी सुपर 20 ये एक इवेंट है जिसमें जो कि नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक चलेगी। इसमें 2 टेस्ट होंगे, उनके बेसिस पे जो टॉप 500 रैंकर्स होंगे उनको इन पर्सन 2 डेज का बूट कैंप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों,
इसमें क्या होगा बूट कैंप में? पर्सनलाइज स्कोरबोर्ड होगा, एनालिसिस सेशन होंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, और आपको इसमें 100% स्कॉलरशिप जीतने तक का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अनअकैडमी के द्वारा बियर किए जाएंगे इस 2 दिन के बूट कैंप में। ठीक है ना, इसमें गाइडेंस होगा, स्टडी प्लान होगा, ट्रिक्स होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जिन्होंने टॉप रैंकर्स को पढ़ाया, जो भी अनअकैडमी से रैंक्स आई है। ठीक है बच्चों, और एक बात और बतानी है, ऑल स्टार क्रैश कोर्स 3.0 ये नया बैच स्टार्ट किया गया है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 4 महीने में पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ताकि आप 12th क्लास में उन बच्चों के साथ आ जाओ जो बहुत पहले से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप में और उनमें कोई अंतर ना रहे। ठीक है ना, तो ये बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने पूरा सिलेबस, और ये उन बच्चों के लिए है जो JEE 2023 में देंगे, यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कर लीजिए। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है आपसे 3 वेरी लार्ज प्लेट्स, बहुत ज्यादा लार्ज हैं, बहुत बड़ी हैं, ऑफ सेम एरिया आर केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। बहुत ही ज्यादा पास पास उनको रखा है, बहुत ज्यादा पास रखा है, लेकिन आपस में टच नहीं करती हैं, वो आपस में टच नहीं करती हैं और बहुत ज्यादा बड़ी हैं। दे आर कंसिडर्ड एज आइडियल ब्लैक सरफेसेस, वो बिल्कुल आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह काम करती हैं, यानी कि इमिसिविटी जो है, यदि हमसे पूछा भी जाएगा तो हमें 1 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी प्रिपरेशन, इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई देखते ही जो है एक्साइटेड हो जाएं कि यार ऐसे सवाल तो हम कर ही देंगे। ई की वैल्यू 1 लिख दिया। एंड हैव वेरी हायर थर्मल कंडक्टिविटी। हायर थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हीट जो है फटाफट से फैल जाती है, हीट जो है फटाफट से फैल जाती है, फटाफट से कंडक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए 2 चीजें आपके पास हैं, एक है लकड़ी का तवा या मिट्टी का तवा कह सकते हैं, मिट्टी का तवा, और एक है आपके पास मेटल का तवा। दोनों को यदि 1 मिनट के लिए हम हीट करें सेम फ्लेम पर, तो कौन ज्यादा गर्म हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर, जो मिट्टी का तवा है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे कंडक्ट करता है हीट को, लेकिन जो मेटल का तवा है वो फटाफट से गर्म हो जाता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी कम है मिट्टी के तवे की, और थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है आपके मेटल के तवे की। तो बिल्कुल वैसे ही यहां है कि बहुत ज्यादा हाई कंडक्टिविटी है कि थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो फटाफट से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हीट पूरी प्लेट में। The first and the third plates are maintained at temperature 2T and 3T respectively. The temperature of the middle plate under steady state condition. तो आपको बताना है कि मिडिल प्लेट का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में कितना होने वाला है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब टेम्परेचर में चेंज अब बंद हो चुका है, तब आपको बताना है टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर जो है मिडिल वाली प्लेट का कितना होगा। अब ये आपके सामने 3 प्लेट्स यहाँ पे मैंने बनाई हैं। तो प्लेट, इनका नाम दे देते हैं, प्लेट नंबर 1 है ये, प्लेट नंबर 2 है ये, प्लेट नंबर 3 है ये एक आइडियल ब्लैक बॉडीज हैं, यानी कि एमिसिविटी जो है 1 के बराबर होगा। अब बहुत बड़ी भी हैं और बहुत ज्यादा इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा कम है। प्लेट नंबर 1 को टेम्परेचर 2T पर मेंटेन किया जाता है, यानी कि हमने कुछ यहां पे जोड़ दिया है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि इसका टेम्परेचर 2T ही रहेगा और इसका टेम्परेचर जो है 3T ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हीट यहां से ले लो, कितना भी हीट इसको दे दो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 2T और 3T ही रेस्पेक्टिवली टेम्परेचर रहने वाला है। अब आपको ऐसे सवालों में सोचना है कि हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, हीट जा कहां से कहां रही है और किस माध्यम से, किस मीडियम से, किस मैकेनिज्म से हीट का ट्रांसफर यहां पर हो रहा है। बिकॉज हमने हीट ट्रांसफर में 3 मैकेनिज्म पढ़ी हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। तो कन्वेक्शन तो सिलेबस में है नहीं, तो कन्वेक्शन का सवाल तो होगा नहीं, लेकिन कंडक्शन और रेडिएशन देखना है किस तरीके से हीट का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए बेटा, ये जो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है, यहां से हीट निकल रही होगी हर डायरेक्शन में, एक इस तरफ भी बाहर निकल रही होगी हीट, और एक प्लेट नंबर 2 की तरफ भी हीट जो है वो जा रही होगी थ्रू रेडिएशन। बिकॉज कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि रेडिएशन की फॉर्म में जो हीट है वो जा रही है, रेडिएशन की फॉर्म में हीट जा रही है प्लेट नंबर 3 से प्लेट नंबर 2 तक, प्लेट नंबर 3 से प्लेट नंबर 2 तक जा रही है रेडिएशन की फॉर्म में हीट। सिमिलरली
प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 की तरफ भी रेडिएशन की फॉर्म में हीट जो है आ रही है, ठीक, और हर जगह जा रही होगी। ऑफ कोर्स पीछे की तरफ भी जा रही होगी हीट, लेकिन पीछे की तरफ से जो हीट जा रही है वो वापस यहां पे नहीं आ रही है, ऐसा मान सकते हैं, बिकॉज ये और ये बहुत ज्यादा पास में है और बहुत ज्यादा बड़ी ये शीट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो डायरेक्ट थर्ड शीट से सेकंड शीट तक हीट आ रही है वो इस तक पहुंच रही है, और जो बिल्कुल सामने वाले फेस से हीट आ रही है वो यहां तक पहुंच रही है। तो हीट जब सेकंड प्लेट पर पड़ेगी, पहुंचेगी रेडिएशन के थ्रू, तो क्या होगा, टेम्परेचर सेकंड वाली प्लेट का बढ़ने लगेगा। हम जानते हैं कि हीट जब रिसीव करता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हीट रिसीव करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आपको आग के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स आपको हीट फील होगा, आपका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा। तो भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है प्लेट नंबर 2 का, रेडिएशन के थ्रू हीट आ रही है, और क्योंकि कहा है कि इसका कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है तो कोई हॉटस्पॉट नहीं बनेगा। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जगह बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया और बाकी जगह टेम्परेचर उतना नहीं है। पूरा बॉडी जो है, क्योंकि हीट कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो पूरा बॉडी जो है यूनिफॉर्म तरीके से हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, हर जगह टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा एक तरीके से। ये सवाल का मतलब था। अब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी रेडिएशन निकालने लगेगा, बिकॉज हम ब्लैक बॉडीज के बारे में जानते हैं कि उनका टेम्परेचर यदि 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो हीट को जो है रेडिएट करते हैं, और उनका टेम्परेचर यदि सराउंडिंग से अच्छा, वो हीट जो है वो रिसीव भी करते हैं, हीट रिसीव भी करते हैं, हीट वो रेडिएट भी करते हैं। तो यदि हीट का रेडिएशन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है, रेडिएशन ज्यादा है, तो टेम्परेचर घटने लगता है। समझ गए ना? कि आप मान लीजिए कि आप जो है मान लीजिए ऑक्सीजन जो है खींच रहे हैं और CO2 जो है बाहर निकाल रहे हैं, तो हम रेगुलर जो है क्या करते हैं, जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रफली कह सकते हैं हम बाहर निकाल देते हैं। मैं बिल्कुल मॉलिक्यूल वाइज काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सांस ली, सांस छोड़ दी, सांस ली, जितनी सांस ली उतनी सांस छोड़ दी। अब मान लीजिए कि मैं सांस सिर्फ लेता जा रहा हूं और सांस छोड़ नहीं रहा हूं, तो सांस मेरे अंदर बहुत ज्यादा भर जाएगी। और मान लीजिए यदि मैं सांस सिर्फ छोड़ता जा रहा हूं तो सांस की जो है कमी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही यहां पे हो रहा है कि हीट ये रिसीव भी कर रहा है बाकी दोनों प्लेट से, और हीट ये फिर रेडिएट भी कर रहा है। तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा है, किससे, रेडिएशन से, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्या होगा बेटा, टेम्परेचर प्लेट नंबर 2 का बढ़ने लगेगा। समझ में आ रही है ना कि हम ले ज्यादा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जितना एब्जॉर्प्शन ये कर रही है प्लेट, जितना एब्जॉर्प्शन ये कर रही है उतना ही रेडिएट कर रही है, उतना ही रेडिएट ये कर रही है, तो समय टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है, और इस स्टेट को ही कहा जाता है स्टेडी स्टेट कहा जाता है। स्टेडी स्टेट इसे कहा जाता है, स्टेडी स्टेट इसे कहा जाता है। तो स्टेडी स्टेट में हमें क्या करना है कि जितना एब्जॉर्प्शन है जिस रेट से, उस रेट से ही हमें रेडिएशन करवाना है, इतना ही रेट से रेडिएशन करवाना है। तो एब्जॉर्प्शन का रेट देखिए, ये ब्लैक बॉडी है और रेडिएशन के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो E की वैल्यू 1, एरिया की वैल्यू A, सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, तो इसका टेम्परेचर है 3T रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू A इंटू सिग्मा इंटू 2T रेज़ टू द पावर 4। ये हमारे पास टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अब रेडिएशन देखिए दोनों जो इसके फेस हैं, देखिए सब जितने भी फेसेस हैं इस बॉडी के वो हीट निकाल रहे हैं, लेकिन पहुंच एक ही फेस से रही है। ये दोनों फेसेस से हीट को निकाल रहा है लेकिन एक ही फेस से हीट यहां तक पहुंच रही है, तो हमने एरिया AA दिया है। लेकिन जो बीच वाली प्लेट है ये दोनों तरफ से हीट को रेडिएट करने वाली है, तो यहां पे मुझे लिखना होगा कि जो रेडिएशन इस तरफ हो रहा है और जो रेडिएशन उस तरफ हो रहा है, दोनों मुझे लिखना होगा। तो यहां मैं लिखूंगा E इंटू A इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर, मान लीजिए स्टेडी स्टेट पे हो जाता है T डैश के बराबर, T डैश रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू A इंटू सिग्मा इंटू T डैश रेज़ टू द पावर 4। तो ये वाला टर्म समझ में आया ना कि दो बार मैंने क्यों लिया, ये एक बार क्यों लिया है, बिकॉज इसका जो दूसरा फेस है ये वाला, वो हीट तो कहीं बाहर सराउंडिंग में दे रहा है, हमने हीट वो लेनी है जो यहां तक पहुंच रही है।
तो वो ए एरिया के थ्रू हीट पहुंच रही है। तो मैंने यहाँ पे ए लिया है, उसका भी ए लिया है, इसका 2a लिया है, बिकॉज ये दोनों तरफ से हीट रेडिएट कर रहा है। तो यहाँ से 1a सिग्मा 1a सिग्मा 1a सिग्मा 1a सिग्मा कैंसिल आउट हो जाता है। सो 9t रेज़ टू द पावर 4 oh no 3 9 81 81 t रेज़ टू द पावर 4 2 4 8 16 16 t रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t रेज़ टू द पावर 4। तो आपको ये मिल जाएगा 81 एंड 6 87 97 97 बाय 2 97 बाय 2 t रेज़ टू द पावर 4 ये मिल जाएगा आपको t डैश रेज़ टू द पावर 4। तो यहां से आपको मिल जाता है क्या, t डैश इज इक्वल टू 97 बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय 4 इंटू टी के बराबर आपको मिल जाता है टेम्परेचर 97 बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय 4 97 बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय 4 इंटू टी के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया सवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी सर्किट इज 1.25 लाख साइकिल पर सेकेंड। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। इतना दिया है 1,25,000 1.25 लाख हर्ट्ज। When a dielectric medium of dielectric constant K is introduced between the plates of capacitor, the frequency decreases by 25 किलोहर्ट्ज। तो बताना है K की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसे इस जोड़ दिया जाता है इस इंडक्टर से, और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन C, अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो 1,25,000 है और ये किसके बराबर है 1/2 पाई। मैं मान लेता हूं कि इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो आपके पास है अंडर रूट ऑफ L बाय C। लेकिन जब कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, KC के बराबर इसका कैपेसिटेंस हो जाता है और फ्रीक्वेंसी 25,000 हर्ट्ज से कम हो जाती है। तो नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 लाख हर्ट्ज के बराबर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, 1/LC होता है, ये 1/LC होता है और ये 1/L इंटू K इंटू C। आंसर सेम ही आ जाता है गलती से भी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपको मिलेगा 125,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा आपको 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय C, यहाँ मिलेगा आपको 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन KC। 1/2 पाई से 1/2 पाई गया, L से L गया, C से C गया, 0 0 0 0 0 0 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार, सो 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K। तो यहाँ से आपको मिल जाता है K इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 16, 25/16 ये हमारा आंसर K का मिल जाता है। काफी आसान सवाल था, बस हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करना था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC के बराबर होती है और कैपेसिटेंस के अंदर, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरने पर फुली डाइलेक्ट्रिक भर दिया है पूरा खचाखच, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। तो कैपेसिटेंस हो गया है C से KC के बराबर। इस तरीके से आंसर हमें मिल जाता है।